संसद का ये भवन अब विश्राम मांग रहा है। भारत को अब एक नया संसद भवन मिले, आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज से 102 साल पहले 1921 में देश की राजधानी दिल्ली में अरावली की पहाड़ियों पर एक भवन का निर्माण शुरू हुआ। वह कैसा हो, इस खातिर उस वक्त के मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियन को बुलाया गया। लुटियन ने उस भवन का डिज़ाइन मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में एक छोटे से गांव में बने बहुत पुराने मंदिर से लिया। इस मंदिर का नाम मीतावली पड़ावली का 64 योगिनी मंदिर है। लुटियन ने अपना डिज़ाइन 1912-13 में पूरा कर दिया, मगर उसके बनने का काम 1921 में शुरू हुआ। उस भवन को हम संसद भवन कहते हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत, जहां लोकसभा और राज्यसभा के सांसद बैठकर देश के लिए कानून बनाते हैं। लुटियन ने मुरैना के 65 योगिनी मंदिर के आधार पर अपना डिज़ाइन तैयार किया। इस बात का कोई आधिकारिक उसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट में दोनों की समानता दिखाई गई और उसके आधार पर यह बात कही गई। मसलन 64 योगिनी मंदिर में 101 खंभों पर बना हुआ मंदिर है, जबकि संसद भवन 144 मजबूत खंभों पर टिका हुआ है। दोनों की आकृति गोल है। 64 योगिनी मंदिर में 64 कक्ष हैं, जबकि संसद भवन में 340। मंदिर के बीच एक विशाल कक्ष है जिसमें बड़ा शिव मंदिर है। संसद भवन के बीच में भी एक बड़ा सा सेंट्रल हॉल है। यह भवन 1921 में बनना शुरू हुआ और 6 साल में बनकर तैयार हुआ। इसमें तब कुल 38 लाख रुपए खर्च हुए थे। जो संसद भवन है उसमें 38 लाख रुपए उस समय खर्च हुए और इसका उद्घाटन तब के वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने किया था। अंग्रेजों ने दिल्ली में नई प्रशासनिक राजधानी बनाने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था। आज़ादी के बाद यह भवन संसद भवन बन गया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के काल का गवाह संसद भवन को अब देश का लोकतंत्र अलविदा कह रहा है। अब उसके ठीक सामने एक नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था और 28 मई को वे इसका उद्घाटन करेंगे। मौजूदा समय आने वाली आवश्यकताओं और तकनीक के लिहाज से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया संसद भवन रिकॉर्ड समय 30 महीने में बनकर तैयार हुआ है। यह भवन ब्रितानी हुकूमत की निशानियों से बाहर निकलते भारत का सबसे मजबूत गवाह है। दुनिया में अपनी तरक्की और ताकत का परचम लहराते देश की दुंदुभी है। एक सपनों, नए संकल्पों और नई संभावनाओं, नई सफलताओं को अर्जित करते राष्ट्र की गौरव गाथा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान के नए अभिमान, नए संसद भवन का आज अर्ध सत्य में सर्वांगीण परिचय में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यह संसद भवन जो अब देश को समर्पित होने जा रहा है। संसद का जो अगला सत्र होगा वो इसी में शुरू होगा। अब इस नए संसद भवन में क्या क्या है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आज की तारीख में और आने वाले समय में जितनी ज़रूरतें होंगी, जितनी चुनौतियाँ होंगी, हिंदुस्तान में अगर सांसदों की संख्या बढ़ जाती है और उनके बैठने की जगह बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा, यह बताने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनें। शक्तिशाली इतिहास के साथ ही
यथार्थ को भी स्वीकारना उतना ही आवश्यक है। ये इमारत अब करीब करीब 100 साल की हो रही है। बीते दशकों में इसे तत्कालीन जरूरतों को देखते हुए निरंतर अपग्रेड किया गया। इस प्रक्रिया में कितनी ही बार दीवारों को तोड़ा गया है, कभी नया साउंड सिस्टम, कभी फायर सेफ्टी सिस्टम, कभी आईटी सिस्टम। लोकसभा में बैठने की जगह बढ़ाने के लिए तो दीवारों को भी हटाया गया। इतना कुछ होने के बाद संसद का ये भवन अब विश्राम मांग रहा है। इस तरह बरसों से मुश्किलों भरी स्थिति रही है। बरसों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस की गई है। ऐसे में ये हम सभी का दायित्व बनता है कि 21वीं सदी के भारत को अब एक नया संसद भवन मिले। एक नया संसद भवन मिलेगा। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उस समय आबादी थी 32 करोड़। आज की तारीख में हिंदुस्तान की जनसंख्या है 145 करोड़। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और इस मुल्क की जो सबसे बड़ी पंचायत है उस पंचायत में की हैसियत भी अब बड़ी होनी चाहिए। जो पुराना भवन था अब वो आज के हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लायक नहीं है। इसलिए नया संसद भवन जो आपके सामने है ये है जो आप देख रहे हैं। इसका डिज़ाइन तिकोने में बना हुआ। जो पहला पुराना संसद भवन है वो गोलाकार था, यह तिकोने में बना हुआ संसद भवन है। और यह पहले के मुकाबले, जो पहले संसद भवन था उसके मुकाबले 17,000 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है। 4 मंजिला इमारत है ये, 1 2 3 4। ये तिकोना जो आपको आकृति दिख रही है ये दरअसल 4 मंजिला है, और इसको इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भूकंप आ जाए दिल्ली के भीतर तो इस इमारत को नहीं हिला सकता है। दिल्ली जोन 4 में आती है और भूकंप चाहे जैसा भी हो ये इमारत साबुत खड़ा रहेगी, भूकंप का असर इस पर नहीं होगा। इसलिए इसको बनाने में आज की तारीख में दुनिया की जो बेहतरीन तकनीक है उसका इस्तेमाल किया गया है। 64,500 वर्ग मीटर में यह बना हुआ है। 64,500 वर्ग मीटर में। जो पुराना संसद भवन है उससे 17,500 वर्ग मीटर ज़्यादा। इसमें 3 दरवाजे हैं, एक ज्ञान दरवाज़ा, एक शक्ति दरवाज़ा, एक कर्म द्वार। तो अब दरवाज़ा कहें, द्वार कहें, लेकिन ये जो हिंदुस्तान की ज़ुबान है, हिंदुस्तान की भाषा है, उसमें अब चल रहा है। अब ये वो सारी शब्दावलियाँ जो पहले थीं वो गायब हो रही हैं। अब ज्ञान, शक्ति, कर्म जैसी शब्दावलियाँ आ रही हैं। ये हिंदुस्तान के संस्कार, हिंदुस्तान की तबीयत, हिंदुस्तान की तमीज़ में बसा हुआ संसद भवन है। इसलिए इसका आर्किटेक्चर भी हिंदुस्तान में ही तैयार हुआ। आर्किटेक्ट भी हिंदुस्तान के हैं। ये पूरी तरीके से हिंदुस्तान का संसद भवन है। यह दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों को हिंदुस्तान की तरफ से एक बड़ा ऐलान है कि देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है उसकी जो सबसे बड़ी पंचायत है संसद, वो अब हिंदुस्तान की अपनी इमारत में है। पुरानी संसद भवन जो थी उससे 17,000 वर्ग मीटर ज़्यादा। ये आपको हमने वो दिखाया। पीछे अगर गोल घेरा आप देख रहे हैं तो पुराना संसद भवन है, उसके ठीक सामने नया संसद भवन बना हुआ है, बिल्कुल आमने सामने। उस भवन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मगर अब जो संसद का अगला सत्र होगा वो इसी बिल्डिंग में होगा। और यह बिल्डिंग जो है सेंट्रल विस्टा, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरा जो ल्यूटियन जोन है राष्ट्रपति भवन से लेकर के नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, और यह जो नई संसद है, यह पूरा इलाका जो है वो सेंट्रल विस्टा के तहत विकसित किया जा रहा है। और यह जो नई बिल्डिंग है
अब नई संसद की बात इतनी विशाल और बड़ी है कि इसमें सांसदों के बैठने की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है। नई लोकसभा में 888 सीटें हैं। पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है उसको आप समझ लीजिए, और ये आगे है, इसमें 888 हैं। और राज्यसभा में 348 सांसदों के बैठने का इंतजाम है, यानी कि इतने सांसद आराम से बैठ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि लोकसभा में तो सांसदों की अधिकतम संख्या ही 543 है और राज्यसभा में 245। ये फिलहाल है, आज की तारीख के मौजूदा आंकड़े। 2026 में नए सिरे से परिसीमन हो सकता है, होना है, सांसदों की संख्या भी बढ़ सकती है। इसलिए नई संसद में लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की व्यवस्था इतनी ज़्यादा की गई कि आने वाले दशकों तक दोनों सदनों में बैठने के लिए सीटें कम नहीं पड़ें। इस लिहाज से, आने वाले समय के लिहाज से इसका डिज़ाइन किया गया, इसमें वो गुंजाइश रखी गई। अब इसी बिल्डिंग के सामने से मेरी सहयोगी महिमा एक रिपोर्ट रख रही हैं, आप सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लोगों को एक और नई सौगात देंगे और वो सौगात है इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के तौर पे। यानी ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो कि बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है, थोड़ी दूर ही सही, लेकिन पार्लियामेंट बिल्डिंग पर जो एक कोट मुझे यहां से नजर आ रहा है, जो साफ दिखाता है, दर्शाता है कि किस तरीके से सत्यमेव जयते इन दीवारों पर लिख दिया गया है। प्रधानमंत्री का ये न्यू इंडिया, जहां पर कॉलोनियल सिंबल से बाहर निकला गया है। पुराने पार्लियामेंट को छोड़ के अब अगर नए पार्लियामेंट में एंट्री करनी है तो वो भी डिजिटली करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने हमेशा बात की कि किस तरीके से वो इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना चाहते हैं, और न्यू पार्लियामेंट एक सेल्फ रिलायंट इंडिया को सिंबलाइज करता है। हालांकि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में एंटर करने के लिए 3 मुख्य द्वार होंगे। एक से प्रधानमंत्री की एंट्री होगी, राष्ट्रपति की एंट्री होगी, दूसरे से एमपीज की, वीवीआईपीज की एंट्री होगी, और तीसरा जो द्वार होगा वो विजिटर्स के लिए होगा। तो ये है प्रधानमंत्री का न्यू इंडिया, जिसके बारे में हमेशा उन्होंने कहा है कि किस तरीके से भारत अब बदल रहा है, भारत नया हो रहा है। न्यू इंडिया की पहचान, न्यू इंडिया की एक नई सौगात, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर, पावर के अंदर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, एक नई सौगात नए भारत की ओर। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद के साथ महिमा कटारिया, ITV नेटवर्क। महिमा जिस जगह से अपनी रिपोर्ट रख रही थी उसका नाम अब है कर्तव्य पथ। पहले था राजपथ, कभी किंग्सवे। इसी रास्ते से ब्रिटेन का राजा जाया करता था और बाद में वो राजपथ हो गया, लेकिन वो राज रहा, वो ब्रिटिश हुकूमत की ध्वनि उसमें आती रही। अब उसका नाम है कर्तव्य पथ। वैसे लोग जो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से चुन करके आएंगे और संसद में बैठेंगे, उनके ऊपर इस देश को चलाने और बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी, इसलिए उनके पास कर्तव्य होगा और उस कर्तव्य पथ पर चलने वाले लोग हिंदुस्तान का जिम्मा लेकर के चलेंगे। नाम बदल गया, नाम बदलने से संस्कार भी बदलता है, ये याद रखिएगा। बीचों बीच अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये कैसी बिल्डिंग है। ये आपकी नया संसद भवन है और ये कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है। इस कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान की कॉपी रखी रहेगी, वह संविधान जिससे हिंदुस्तान चलता है, वह संविधान जिसने 1947 से लेकर के आज तक के हिंदुस्तान को खड़ा किया, बड़ा किया, ताकतवर किया, दुनिया में उसकी तूती बोली। वो संविधान जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना, वो संविधान जिसके लिए 165 दिनों की बैठकें हुई, वह संविधान जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग थे जिन्होंने सोच समझ करके इस देश की बुनियाद रखी। वो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में रखा जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके शिखर पर अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ है उसके ऊपर जो शेर हैं दहाड़ते हुए, 19 शेरों के प्रतीक को लिया गया और हिंदुस्तान का उसको राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया। अब वो जो
कांसे की बनी प्रतीक है वो है 9,500 किलोग्राम। और उसके नीचे जो आधार देख रहे हैं, जिस बेस पर राष्ट्र प्रतीक रखा गया है, शेर रखे गए हैं, उस बेस का जो वजन है वो 6,500 किलोग्राम है। 6,500 का बेस, 9,500 किलोग्राम का कांसे का राष्ट्र प्रतीक। तो ये संविधान में है। लोकसभा के सांसद जहां बैठेंगे वो हिस्सा आपको उधर दिख रहा है, वहां लोकसभा के सांसद बैठेंगे और राज्यसभा के सांसद इस हिस्से में बैठेंगे। यानी कि इस बिल्डिंग के एक तरफ लोकसभा के सांसद और दूसरी तरफ राज्यसभा के सांसद। तो ये कुल मिलाकर के जो ये संरचना है नई संसद की, उसमें जो स्थितियां हैं, और ये सेंट्रल हॉल, बीचों बीच में एक बड़ा सा हॉल, बहुत विशाल, जिसमें बैठ करके मीटिंग करने, विमर्श करने की व्यवस्था की गई है। तो बिल्डिंग के ऊपर से जहां जहां जो जिन चीज़ों के होने का इंतज़ाम है, व्यवस्था है, वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये है नई संसद हिंदुस्तान की, जिसको 28 तारीख को इसको प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे 28 मई। और जब मैं 28 मई कह रहा हूं तो ये संयोग है कि 28 मई वीर सावरकर का जन्मदिन होता है। वीर सावरकर जो बीजेपी और संघ के लिए आदर्श हैं, वीर सावरकर जो बड़े विचारक और क्रांतिकारी माने जाते हैं, वीर सावरकर जिन्होंने हिंदुत्व को प्रतिपादित किया। वैसे अगर हिंदुत्व आप देखें तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास था आनंद मठ 1870 के आसपास, उसमें उसका जिक्र होता है। 1890 के आसपास वो चलन में आ गया। बाद में हिंदुत्व आपको तिलक के पास भी दिखेगा। लेकिन हिंदुत्व एक जीवन शैली है और वो बाकी जीवन शैलियों से विशेष है, यह बात स्थापित करने की कोशिश सावरकर ने की। और उनका जन्मदिन 28 मई को होता है, जिस दिन नए संसद भवन को देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। अब नया संसद भवन पुराने संसद भवन से कितना अलग, कैसा दिखता है, कितना बड़ा है, कुछ जो ब्यौरे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नई इमारत मैंने पहले बताया कि वो तिकोनी है और लगभग 64,500 वर्ग मीटर में है। पहले की जो इमारत है वो गोल है और 47,500 वर्ग मीटर में बनी हुई है। जो क्षमता है अब के संसद भवन की वो है 1272 से ज़्यादा सीटों की, और पुराना जो भवन था उसमें 870 सीटें थी। तो ये स्थितियां दोनों के बीच का है। आने वाले समय के लिहाज से जब देश में परिसीमन चलेगा, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, तो उस बढ़ी हुई संख्या को जिस भवन में लाया जा सके, वहाँ काम का सुचारू तरीके से किया जा सके, ऐसी व्यवस्था, एक बड़ी व्यवस्था इसी संसद भवन में की गई है। नए सांसदों को वो बैठने के लिए सीटों की संख्या में जो अंतर था, वो अंतर यहाँ पूरा हो रहा है। तो ये स्थिति आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। अब ये ऊपर का वीडियो, ये जितने आप वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप देखें जो नया संसद भवन है उसके भीतर जो जिस तरीके से बनाया गया है, जिस बारीकी से बनाया गया है और आलिशान तरीके से बनाया गया है, वो आपको इसमें दिखता है। लोकसभा में 888 सीटें और 590 सीटें राज्यसभा की, यानी कि ज्वाइंट सेशन हो तो 1272 सांसद बैठ सकें, ऐसी क्षमता है। इसकी विजिटर्स गैलरी जो है वो 336 से ज़्यादा लोगों के बैठने की है। लोकतंत्र का जो नया मंदिर है, ये पुरानी संसद और नई संसद के बीच जो अंतर है वो आप देख रहे हैं। और यह जो ग्राफिक्स है, इसमें राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने का इंतजाम है, पुरानी वाली में 280 का। सांसद होते कितने हैं? 243। विजिटर्स गैलरी 336, जो मैंने आपको बताया। ये ग्राफिक्स हम बार बार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो कि जो नया भवन है वो कितना विशाल है और लेटेस्ट है, डिजिटली इक्विप्ड है।
हमारे देश में 25 लाख से ज़्यादा की आबादी पर एक लोकसभा सांसद आज की तारीख में है। अगर मैं उत्तर प्रदेश में कहूँ तो 25 लाख के आसपास, अगर आप तमिलनाडु में चले जाएं तो 20 लाख के आसपास। इतनी बड़ी आबादी पर एक सांसद बैठता है। संविधान अधिकतम 10 लाख की आबादी पर एक सांसद को चुनने की बात कहता है, मगर वह इस बात की पाबंदी भी करता है कि सांसदों की संख्या 550 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी आबादी के हिसाब से राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ाने या घटाने की बात भी हमारे संविधान में कही गई है। इस हिसाब से 1971 तक देश और अलग अलग राज्यों में सीटों की संख्या घटी बढ़ी, लेकिन पिछले 50 साल से 71 से लेकर के 2023 कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका नतीजा ये हुआ है कि आज उत्तर प्रदेश में 30 लाख लोगों पर एक सांसद है, कुछ में 25 लाख, कुछ में 30 लाख, और तमिलनाडु में लगभग 20 लाख लोगों पर एक सांसद चुना जाता है। जो दो बातें हमने ऊपर कही, उनसे दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि आबादी के लिहाज से राज्यों में अगर सीटों में बदलाव किया जाए, हम 550 का जो दायरा संविधान देता है उसको हटा करके अगर आबादी के लिहाज से जाएं तो फिर कितने सांसद होंगे। और दूसरा ये है कि जो संविधान कहता है कि 10 लाख की आबादी पर एक सांसद हो, तो 10 लाख की आबादी पर अगर हम सांसदों की संख्या तय करने लगें तो कितने सांसद होंगे, यह समझना जरूरी है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब इस तरीके से परिसीमन होगा, किसी न किसी तरीके से होगा, या तो आबादी के लिहाज से होगा या फिर 550 सांसदों की अधिकतम जो संख्या है उसको स्थिर रखते हुए होगा जरूर। तो फिर इस नई संसद में उन लोगों के बैठने का इंतजाम कैसा होगा। यूपी में अगर आबादी के लिहाज से आप देखते हैं कि हम यह मान लेते हैं कि जितनी आबादी है देश में, उस आबादी को आपने बराबर बराबर हिस्सों में बांटा, तो यूपी में कितनी सीटें होंगी? 94, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 49, बढ़ रही हैं सीटें क्योंकि यहाँ आबादी बढ़ी हुई है। मध्य प्रदेश में 34, राजस्थान में 32, अगर 25 सीटों का राजस्थान, 32 सीटें। इसी तरीके से उत्तर भारत के राज्यों में सीटें बढ़ेंगी, मगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे क्योंकि वहाँ आबादी कम हुई, तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ऐसे जो दक्षिण के राज्य हैं वहाँ लोकसभा की सीटों की संख्या घटेगी। इस स्थिति में 25-25 लाख की आबादी पर एक एक सांसद होगा। आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। कुल आबादी को हमने एक साथ रखा और फिर उसके बाद बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो जिस राज्य में ज़्यादा आबादी की उसके पास ज़्यादा सांसद जाएंगे और जिसके पास आबादी कम होगी उसके पास कम सांसद जाएंगे। तो जिन राज्यों में जनसंख्या बढ़ी है उनको फ़ायदा होगा, इसलिए ऐतराज़ इस पर भी होता है। इसमें छोटे राज्य शामिल नहीं होंगे क्योंकि संविधान में छोटे राज्यों के लिए कम से कम एक सीट की व्यवस्था दी गई है। अब आते हैं, अगर देश में 550 सीटों की शर्त को हम ख़त्म कर देते हैं और 10 लाख की आबादी पर एक सांसद को तय करते हैं, वही नियम लागू करते हैं, तो 10 लाख की आबादी पर जब सांसद तय करके आप सीटों का बंटवारा करेंगे, हिसाब लगाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में जानते कितनी सीटें होंगी? 238। लोकसभा के 238 सांसदों का राज्य होगा उत्तर प्रदेश। ऐसी स्थिति में देश में कुल मिलाकर के 1375 सीटें होंगी लोकसभा की। यहाँ एक बात और बता दूं, जिन राज्यों में 6 लाख से कम की आबादी होगी एक सीट पर, वहां 10 लाख पर एक सीट वाला नियम लागू होगा, नहीं होगा। ऐसे राज्यों में एक सांसद तो रहेगा ही रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संविधान कहता है। हर राज्य की संसद में नुमाइंदगी होनी चाहिए और इस लिहाज से अगर उसकी आबादी 6 लाख भी है, 7 लाख भी है, 10 लाख का नियम वो नहीं अपना पा रहा है, सांसद उसका आएगा। नई संसद का जो सबसे खास हिस्सा है, संविधान की कॉपी जहां रखी जाएगी, वहां गांधी जी, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की बड़ी तस्वीरें भी लगाई जाएंगी। जो प्रधानमंत्री देश के रहे, वो पंडित नेहरू हों, लाल बहादुर शास्त्री हों, इंदिरा गांधी हों, मोरारजी देसाई हों, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, नरसिम्हा राव हों, चंद्रशेखर हों, या बाद में देवेगौड़ा, गुजराल, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, इन सभी प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें वहां लगाई जाएंगी।
जो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यह पूरा जो परिसर है ये हाईटेक है। नई संसद में कई आधुनिक दफ्तर संसद के हर कामकाज के लिए, क्योंकि संसद में बहुत सारे कामकाज होते हैं, बहुत सारा बिजनेस होता है और उस लिहाज से अलग अलग दफ्तर में बैठने की व्यवस्थाएं हैं, ऑफिसर्स के लिए भी, कर्मचारियों के लिए भी। हाईटेक ऑफिस, कमेटी मीटिंग के लिए हाईटेक इक्विपमेंट से लैस कैमरे हैं, हाईटेक कैफे और डाइनिंग एरिया, कॉमन रूम, महिलाओं के लिए लाउंज, वीआईपी लाउंज की व्यवस्था अलग से। तो यह एक अत्याधुनिक और आलिशान बंदोबस्त है जो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है उसकी सबसे बड़ी पंचायत की खातिर। नई संसद पर जो राष्ट्रीय प्रतीक शेर हमारे अशोक स्तंभ की छत पे, वो एक बात मैं बताना भूल गया था, 6.5 मीटर ऊंचा है। और जो बात मैंने पहले आपको बताई दोबारा बताना चाहता हूं कि 9,500 किलोग्राम शेरों का वजन है और जिस बेस पर, जिस आधार पर उसको रखा गया है वो 6,500 किलोग्राम का है। जमीन से अगर आप ऊंचाई कुल लें तो 108 फीट की ऊंचाई बनती है, 11 से 12 फीट चौड़ा। अशोक स्तंभ उच्च क्वालिटी का ब्रॉन्ज जो होता है उससे बनाया गया है और भारतीय कारीगरों का ये नायाब नमूना है। तो यह जो संसद है, ये संसद आज के हिंदुस्तान की संसद है, तरक्की करते हिंदुस्तान की संसद है, ताकत दिखलाते हिंदुस्तान की संसद है, दुनिया में अपना लोहा मनवाते हिंदुस्तान की संसद है। और नए दौर में नई संभावनाओं, नए सपनों, नए संकल्पों और नई सफलताओं के साथ आगे बढ़ते भारत की संसद है। और इस संसद को आप देखेंगे तो आपको गर्व जरूर महसूस होगा। ये एक नई इबारत है हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, जो अब तक हम पिछला गुजरा जितना था अंग्रेज़ों का दिया हुआ, जिसके ज़रिए हम आगे बढ़ते रहे, अब ना वो निशानियाँ हैं और ना वो नाम है, अब सिर्फ हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की पहचान है। तो अरसत में आज इतना ही, मुझे दीजिए विदा। फिर मुलाकात होती है आपसे सोमवार को, तब तक के लिए नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य।